इतिहास में कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जो दुनिया का नक्शा ही बदल देती हैं। 1498 एक ऐसी ही तारीख थी। लेकिन क्या ये सच में भारत की खोज थी, या ये उस कहानी की शुरुआत थी जिसने दुनिया के सबसे अमीर मुल्क को सदियों की गुलामी में ढकेल दिया? चलिए, आज इस कहानी को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। जरा 15वीं सदी की कल्पना कीजिए। दो दुनियाएं थी। एक तरफ यूरोप, जहां कड़कड़ाती ठंड थी, बर्फीली रातें थीं और खाने के नाम पर बेस्वाद नमक में लिपटा हुआ सूखा मांस। और दूसरी तरफ था भारत, सोने की चिड़िया, जहां मसालों की खुशबू हवा में घुली थी और दौलत की कोई कमी नहीं थी। यूरोप के लिए भारत बस एक सपना था, एक जुनून। और इस जुनून की वजह बहुत बहुत सीधी सादी थी। असल में यूरोप की यह पूरी कहानी एक भूख से शुरू होती है। एक ऐसी भूख जो उसे एक ऐसे देश की ओर खींच रही थी जहां वो सब कुछ था जो उसके पास नहीं था। ये भूख थी मसालों की। आज हमें ये छोटी बात लगती है, लेकिन उस जमाने में मसाले यूरोप के लिए किसी जादुई जड़ी बूटी से कम नहीं थे। सोचिए, बिना फ्रिज के मांस को सड़ने से बचाना और बेस्वाद खाने को जरा सा भी मजेदार बनाना मसालों के बिना नामुमकिन था। और ये काली मिर्च, लौंग, दालचीनी जैसी कीमती चीजें आती कहां से थीं? सिर्फ एक जगह से, एक रहस्यमयी दूर दराज देश जिसका नाम था भारत। तो दिक्कत ये थी कि भारत पहुंचना लगभग नामुमकिन था। सदियों से अरब व्यापारी, कह सकते हैं कि मिडलमैन बने बैठे थे। वो भारत से कौड़ियों के भाव मसाले उठाते और यूरोप में सोने के भाव बेचते थे। और बीच में उस्मानिया सल्तनत की एक मजबूत दीवार खड़ी थी जिसने जमीन का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया था। पुर्तगाल जैसे छोटे देशों के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, खतरनाक अनजान समंदर का। और यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे खौफनाक समुद्री यात्राओं में से एक। ये कोई एडवेंचर ट्रिप नहीं थी, ये सीधा सीधा मौत के मुंह में जाना था। उस जमाने के नाविकों के लिए अटलांटिक महासागर एक अनजान, डरावनी दुनिया थी। आज हमें ये मजाक लगता है ना, पर वो सच में मानते थे कि दुनिया चपटी है। अगर ज्यादा दूर गए तो किनारे से नीचे एक अनंत खाई में गिर जाएंगे। उन्हें बड़े बड़े समुद्री राक्षसों का खौफ था जो जहाजों को पूरा का पूरा निगल जाते थे। मतलब समंदर एक बेरहम कातिल था। वास्को डी गामा के जहाजों पर हालात नर्क से भी बदतर थे। 10-10 मंजिला इमारतों जितनी ऊंची लहरें लकड़ी के छोटे छोटे जहाजों से ऐसे टकराती थीं मानो उन्हें अभी निगल जाएंगी। और फिर एक खामोश दुश्मन ने हमला किया, स्कर्वी। ताज़ा खाना न मिलने से नाविकों के मसूड़ों से खून टपकता, उनके दांत सड़कर हाथ में आ जाते। हर कोई बस यही कह रहा था, किस पागल के चक्कर में पड़ गए, इससे अच्छा तो पुर्तगाल में सूखी रोटी खा लेते। लेकिन वास्को डी गामा कोई आम कप्तान नहीं था। वो एक जिद्दी, जुनूनी और सनकी आदमी था। जब उसके नाविकों ने बगावत कर दी तो उसने एक ऐसा काम किया जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने दिशा बताने वाले सारे उपकरण उठाए और समंदर में फेंक दिए और चिल्लाकर बोला, अब लौटने का कोई रास्ता नहीं, या तो हम भारत पहुंचेंगे या ये समंदर ही हमारी कब्र बनेगा। और शायद उसके इसी पागलपन के आगे मौत ने भी घुटने टेक दिए। वो अफ्रीका के उस खतरनाक दक्षिणी कोने तक पहुंच गए जिसका नाम ही था तूफानों का अंतरीब। हफ्तों तक मौत से लड़ने के बाद आखिरकार तूफान शांत हुआ। उन्होंने मौत का वो दरवाज़ा तोड़ दिया था और एक बिल्कुल नए, अनजान समंदर, हिंद महासागर में दाखिल हो चुके थे। अब कहानी पूरी तरह पलटने वाली थी। यात्रा का खौफ अब हैरत में बदलने वाला था। वो एक ऐसी दुनिया में आ चुके थे जो उनकी कल्पना से कोसों दूर थी। और यहीं से शुरू हुआ संस्कृतियों के टकराव का एक अजीब किस्सा। 20 मई 1498 सुबह का वक्त। महीनों बाद जमीन का पहला संकेत आंखों से नहीं मिला बल्कि नाक से महसूस हुआ। हवा के एक झोंके के साथ एक ऐसी खुशबू आई जिसने उन थके हारे पुर्तगालियों के होश उड़ा दिए। ये चंदन, इलायची और काली मिर्च की वही दिव्य महक थी जिसके लिए उन्होंने मौत का समुंदर पार किया था। सामने था भारत का मालाबार तट, कालीकट। लेकिन जो नज़ारा उन्होंने देखा उसने उन्हें हैरान कर दिया। वो सोचकर आए थे कि उन्हें कोई पिछड़ी हुई जंगली जगह मिलेगी, पर कालीकट उस वक्त का एक जगमगाता हुआ महानगर था, एक सुनहरा शहर। उन्हें उसी पल समझ आ गया था कि जिस भारत को वो खोजने का घमंड लेकर आए थे वो तो पहले से ही दुनिया के व्यापार का सरताज था। और मजे की बात तो तब हुई जब डी गामा वहां के राजा जैमोरिन से मिला। जरा सोचिए, जैमोरिन सोने और हीरों से लदा हुआ बैठा है और डी गामा ने उसे तोहफे में क्या दिया? कुछ ऊनी टोपियां, पीतल के बर्तन और थोड़ा सा शहद।
कहते हैं कि ज़ैमोरिन के दरबारी अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो सोच रहे होंगे, ये कौन भिखारी हैं जो कबाड़ उठा लाए हैं। खैर, ज़ामोरिन ने भारतीय परंपरा के अनुसार अतिथि देवो भव का पालन किया और उन्हें व्यापार की इजाज़त दे दी। लेकिन डी गामा की आंखों में अब सिर्फ व्यापार नहीं था, उसकी आंखों में लालच की एक शैतानी चमक थी। व्यापारी के भेष में एक भेड़िया आ चुका था। और उस लालच की वजह थी ये नंबर 64 गुना। जब वास्को डी गामा वापस पुर्तगाल लौटा तो जहाज़ों के नुकसान और सारे खर्चे निकालने के बाद भी उसे मसालों की सिर्फ एक खेप से पूरे 64 गुना का मुनाफा हुआ। अब सोच सकते हैं, आज के ज़माने में भी ऐसा प्रॉफिट नामुमकिन है। ये खबर पूरे यूरोप में आग की तरह फैल गई। स्पेन, फ्रांस, हॉलैंड, ब्रिटेन, हर किसी की नींद हराम हो गई। हर कोई भारत पहुंचना चाहता था। वास्को डी गामा ने जो दरवाजा खोला था, वो असल में व्यापार का रास्ता नहीं था, वो आफत का एक पिटारा था, जिसने यूरोप के खूनी लालच को भारत का सीधा पता बता दिया था। और फिर तो मानो समंदर में ट्रैफिक जाम लग गया। पहले पुर्तगाली आए और उन्होंने व्यापार की चौकियों को किलों में बदलना शुरू कर दिया। उनके पीछे पीछे डच आए, फिर फ्रांसीसी, और आखिर में आए इतिहास के सबसे चालाक भेड़िए अंग्रेज। अब उन्हें सिर्फ मसाले नहीं चाहिए थे, उन्हें पूरी की पूरी सोने की चिड़िया चाहिए थी। जिस देश ने एक थके हारे अनजान नाविक को मेहमान मानकर पनाह दी, उसी देश को इन व्यापारियों ने धीरे धीरे गुलामी की बेड़ियों में जकड़ लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास का एक बहुत दर्दनाक अध्याय है। व्यापार के नाम पर लूट का ऐसा खेल चला कि दुनिया के सबसे अमीर देश की कमर टूट गई। सदियों तक भारत की दौलत जहाज़ों में भर भर कर यूरोप की तिजोरियों में जाती रही। सोने की चिड़िया को एक मजबूत पिंजरे में कैद कर लिया गया था। लेकिन भारत सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये एक एहसास है, एक अमर आत्मा है। और कहते हैं ना, सोने की चिड़िया को पिंजरे में कुछ वक्त के लिए तो बंद किया जा सकता है, पर उसकी उड़ान को हमेशा के लिए कोई नहीं रोक सकता। वास्को डी गामा ने भारत की जमीन तक पहुंचने का रास्ता खोजा होगा, लेकिन दुनिया ने असली भारत को 1498 में नहीं बल्कि 15 अगस्त 1947 को देखा, जब इस देश ने अपनी छाती पर पड़ी गुलामी की जंजीरों को तोड़कर फेंक दिया। जब लाल किले पर तिरंगा लहराया, तब दुनिया को समझ आया कि भारत को कोई खोज नहीं सकता। तो अगली बार जब कोई भारत की खोज की बात करे, तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा, क्या ये वाकई एक खोज थी या ये लूट और तबाही की तरफ जाने वाले एक रास्ते का ताला खोलना था।